हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। और मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अक्टूबर 2020 का राजस्थान का करंट अफेयर लेके। और इसकी हम बात करें तो जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी में रहेगा, कंटेंट हिंदी में, एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में। उसके बाद ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये हमारे स्टडी आईक्यू चैनल के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और अगर ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, जो स्टडी आईक्यू की ऐप है उसको इंस्टॉल नहीं किया तो वो करिए, वहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी फ़ायदेमंद होगी वो ऐप। हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग उससे उसको वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खुशदायक, बहुत खुशी देने वाला क्वेश्चन है ये। क्यों है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आरपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ आरपीएससी? आरपीएससी मीन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शंस आर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर ललित कुमार, डॉक्टर संगीता आर्या एंड शिव सिंह राठौड़। ओके, सो आंसर इज डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं, जिनको अभी हाल ही में आरपीएससी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। और ये पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए हैं। किस पद से हुए हैं? पुलिस महानिदेशक के। पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुए हैं हाल ही में। और एक बात, ये ऐसे छठे चेयरमैन बने आरपीएससी के। आरपीएससी के छठे चेयरमैन बने जो इस पद से रिटायर होके वापस चेयरमैन बनाए गए थे। ठीक है, तो छठे हैं। अगर मैं आपको बाकी के नाम बताना चाहूँ तो सबसे पहले आते हैं वन एंड ओनली द वेरी फेमस हबीब खां गौरान। भाई साहब, इन्होंने जो हालत की थी ना आरपीएससी की, मैं सही बता रहा हूँ। आरपीएससी 2012 तक आप अगर चेक करोगे, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड मिला करते थे, पूरे इंडिया में नाम चलता था। जैसे अभी आप लोग सुनते हो यूपीपीसीएस का नाम सुनते हो, यूपीपीएससी का, बीपीएससी का नाम सुनते हो, वैसे राजस्थान की जो आरपीएससी थी इसका नाम चला करता था। लेकिन 2013 प्री में जो घोटाले किए, उसके बाद से आप लोग आरपीएससी की हालत देख ही रहे हो। आरएस का एग्जाम भी कितनी बार हुआ है वो भी देख ही रहे हो। या कोई भी एग्जाम है, सारी भर्तियां इधर उधर पड़ी हुई है, ढंग से किसी को ज्वाइनिंग मिल नहीं रही। तो वो सारी बात की बातें, हम लोग वापस इस पे आते हैं। ये तो चर्चा की ऐसी चर्चा का विषय जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। हमें तो अपने पढ़ने से मतलब है। तो पहले हबीब खां कुरान साहब हो गए। सेकंड कन्हैया लाल बैरवाल। कन्हैया लाल बैरवाल। उसके बाद आएंगे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया। ज्ञान प्रकाश पिलानिया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र। आप लोग सोच रहे हो इतने नाम क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी बता देता हूँ क्यों बता रहा हूँ। टंडन। देन भवानी मल। तो क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकता है कि आप लोग अगर इन दिनों पेपर देखा हो लास्ट ईयर के क्वेश्चन का, तो उसमें काफी ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन चेयरमैन नहीं था, या फिर ऐसा कोई चेयरमैन बताओ जो हाई कोर्ट का जज भी रह चुका है। तो फला फला क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, निम्नलिखित में से आरपीएससी का ऐसा कौन सा चेयरमैन है जो पुलिस महानिदेशक नहीं रहा है, या फिर कौन रहा है। ठीक है, तो ऐसे पांच छह, ऐसे एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि देखो अभी हाल ही में आरपीएससी का चेयरमैन बदला गया है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये चेयरमैन बदला गया है तो ये क्या है, एक करंट का क्वेश्चन है। और करंट से स्टैटिक का क्वेश्चन उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन लोगों को। ठीक है, तो करंट से स्टैटिक का क्वेश्चन बहुत आराम से उठाया जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं अगर इनकी क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह साहब की, तो इन्होंने दीपक उप्रेती का स्थान लिया है। पहले दीपक उप्रेती जी थे। उससे पहले ललित पवार साहब आपको जो दिख रहे हैं, जिनको अभी जो हमारी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनी है उसका कुलपति बना दिया गया है, ललित पवार साहब को। और ललित पवार साहब के बारे में एक बात और बताऊं मैं आपको, जो हमारा एक राजस्थान का लोगो दिखता है, 1993 में पर्यटन सचिव थे ये राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का जो लोगो दिखता है, पधारो हमारे देश, आज की तारीख में वो इन्हीं का दिया हुआ है। याद रखना इस बात को, पधारो हमारे देश जो है ललित पवार जी की देन है। तो दीपक उप्रेती का स्थान लिया भूपेंद्र सिंह जी ने। और अगर मैं बात करूं, चलो आगे इसमें लिखा हुआ है ही तो बात करने की बात ही नहीं है। ये देखो मैंने वेबसाइट से उठाया, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी आईपीएस रिटायर्ड चेयरमैन। उसके बाद शिव सिंह राठौड़ अभी मेंबर चुने गए इनके साथ ही। देन इसमें संगीता आर्या जी चुनी गई हैं, जसवंत राठी जी चुने गए हैं, और मंजू शर्मा जी चुनी गई हैं। तो एक चेयरमैन चुना गया और
4 मेंबर चुने गए। तो मैंने क्लास स्टार्ट होते कहा था कि आरपीएससी के चेयरमैन चुने गए, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है इसमें? क्योंकि जो आरपीएससी का एक गठन है वो ऐसा है 7+1, तो 7 तो क्या है मेंबर हैं और एक क्या है चेयरमैन है। ठीक है, 7 तो क्या होंगे मेंबर होंगे और ये क्या है चेयरमैन। बहुत सालों बाद ये कोरम पूरा हुआ है, 7 मेंबर आए हैं हमारे पास, एक चेयरमैन है। उसके बाद हम बात करें मंजू शर्मा जी के बारे में। मंजू शर्मा जी चर्चा का विषय बनी हुई थी। कारण क्या है, जो कुमार विश्वास हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास आप लोग सुनते होंगे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को बादल समझता है, पगली लड़की उनकी कविता बहुत अच्छी थी। तो उसी उन्हीं कुमार विश्वास की वाइफ हैं और ये अजमेर की बेटी हैं, मतलब अजमेर में रहा करती थी, तो इनको आरपीएससी का मेंबर बनाया गया है। तो ये है अभी तक। इसके बारे में बात करूं आरपीएससी के बारे में, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। एवरीवन नोज अबाउट इट। यह पद संवैधानिक है, ऑब्वियस सी बात है। 312, 315, 318 जो आर्टिकल हैं उनमें बताया गया है आरपीएससी। आरपीएससी क्या, किसी भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बारे में, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जॉइंट पीएससी, ठीक है। देन इसमें एक सचिव और होता है, ठीक है, एक सचिव और होता है, सचिवालय होगा पूरा। सचिव होगा वो आईएएस रैंक का होगा। उस सचिव का काम होगा जितने भी प्रशासनिक काम है, वित्तीय काम है, इसके द्वारा किए जाएंगे। बाकी निर्णय कौन लेगा, ये लेते हैं चेयरमैन साहब। मीटिंग होती है फुल कमीशन की, आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे। और अभी सचिव कौन है, सुश्री शुभम चौधरी। नाम लड़कों वाला है लेकिन है महिला, क्योंकि आप देखना कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हमेशा सचिव के साइन होते हैं, ठीक है। देन इनकी जो रिटायरमेंट वाली आयु है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी अधिक हो वो होगी। ओके, तो ये था अभी तक का आरपीएससी का लेखा जोखा। अब आता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के राजस्व विभाग ने किस तारीख को राजस्व दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के राजस्व विभाग ने किस तारीख को राजस्व दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? और अगर मैं बात करूँ इस तारीख की, ऑप्शन हैं 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 अक्टूबर एंड 15 सितंबर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को लिया गया, पहली बार मनाने का निर्णय लिया गया। सबसे बड़ी बात तो पहली बार मनाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें क्या है, राजस्व मंत्री कौन है, याद रखना, राजस्व राज्य मंत्री वो है भंवर सिंह भाटी। आई थिंक कोलायत तहसील के, बीकानेर के कोलायत तहसील के विधायक हैं भंवर सिंह भाटी जी। और ये राजस्व राज्य मंत्री हैं। मैं बात करूं अगर राजस्व मंत्री की, तो वो हो जाएंगे अपने हरीश चौधरी जी। और ये दिन क्यों चुना अभी आगे पता चल जाएगा। 15 अक्टूबर को काश्तकारी अधिनियम आया था। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है, जिसके तहत इसलिए 15 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया। अगर मैं बात करूं राजस्व विभाग के बारे में, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में, तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना इसको आराम से, स्क्रीनशॉट लेके इसका। और रुक जाता हूँ 2 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसमें एक दो बातें बताने की जो मैं बताते हुए आगे चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना ये है। देन इसमें एक काम और है, देखो, भू अभिलेखों की रख रखाव की निगरानी का काम कर रहा है। उसके बाद जो अपने तहसीलदार हैं, आरटीएस लगते हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ से होती है। पटवार की नियुक्ति इसी के द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय अजमेर में है। और जो पशु जनगणना होती है वो इसी के द्वारा की जाती है राजस्थान में। कृषि गणना इसी के द्वारा की जाती है। ओके, देन निम्नलिखित में से कौन सी तहसील अलवर जिले में राजगढ़ तहसील से अलग करके बनाई गई है? निम्नलिखित में से कौन सी तहसील अलवर जिले में राजगढ़ तहसील से अलग करके बनाई गई है? ऑप्शन है टहला, खोह, गोलकबाज और तालाब। ओके, इसका आंसर होगा टहला तहसील। और टहला तहसील की बात करें, आपको बाकी जो नाम दिख रहा है ना ये 4, तो इन चारों एरियाज को मिला के क्या बनाई गई है, एक तहसील बनाई गई जिसका नाम टहला तहसील रखा गया है। और ये 4 क्या हैं, राजस्व व्रत खंड होते हैं, राजस्व खंड व्रत हैं ये चारों। और इसके अंदर
अब भी लेख निरीक्षक रहते हैं। 16 पटवार मंडल, चलो ये सब तो छोड़ो, तो टहला तहसील ये हो जाएगी, और राजगढ़ तहसील है, इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर राजगढ़, नीमला, राजपुर, बरड़ा थाना और डिघावड़ा ये आ गया। ओके, तो ये है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सहयोग और उपहार योजना, ये है अच्छा क्वेश्चन। सहयोग और उपहार योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शादी से, शिक्षा से, खाने से या उपरोक्त सभी से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा शादी से। सहयोग और उपहार योजना, इसमें क्या किया गया? सबसे पहले तो मैं बात करूं इसका बजट। इसका बजट रखा गया है 11 करोड़ का। ठीक है, 11 करोड़ का है, अतिरिक्त जितना बताया गया था ना बजट में, उससे 11 करोड़ अतिरिक्त बताया गया। इस वजह से थोड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें क्या किया जाएगा? जो भी विवाह की पुत्री के विवाह की पुत्री के विवाह की पात्रता रखने वाले लाभार्थी हैं, उनको धनराशि दी जाएगी। अब कितनी धनराशि दी जाएगी वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ लाभार्थी कौन है। तो जो भी बीपीएल कार्ड धारी हैं, अंत्योदय कार्ड वाले हैं, देन इसमें फिजिकल हैंडीकैप मतलब दिव्यांगजन हो गए, और उसके बाद आ जाएंगे अपने पालनहार योजना के लाभार्थी, महिला खिलाड़ी की लड़कियां, महिला खिलाड़ियों के बच्चे, लड़कियां ही मतलब। देन एक और आएगा इसमें, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला की बेटी। अब देखो इसमें क्या है, ये लाभार्थी हैं, अगर इनके बेटियों की शादी होती है तो 21,000 से, के लिखते हैं हजार को, 31,000 रुपए तक, 21,000 से 31,000 रुपए तक दिए जाएंगे। अगर लड़की ने, जिस लड़की की शादी हो रही है वो 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर स्नातक पास है मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने इसके बारे में, सहयोग और उपहार योजना के बारे में। अब नेक्स्ट है राजफेड से अलग होकर राजस्थान में तीलम संघ की स्थापना कब की गई थी? तीलम संघ है जो अपने तेल वगैरह निकाला जाता है उससे संबंधित एक कोऑपरेटिव संस्था है, तो इसमें यही है। ठीक है, तो राजफेड से अलग तीलम संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1991, 1990, 1992, 1993। ओके, इसका आंसर है 1991। अब इसके बारे में बात करूं, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तब वर्ल्ड बैंक के कहने पे तीलम संघ को राजफेड से अलग कर दिया गया। अब हालत ये हो रही है इसकी, 151 करोड़ रुपए की इसकी घाटे में जा रहा है तीलम संघ, और उसमें से 140 करोड़ के आसपास आए, सॉरी 167 करोड़ घाटे में है, और 151 करोड़ की देनदारी बची हुई है। कहाँ से चुकाओगे? तो अब क्या कर रहे हैं, वापस से इसका राजस्थान राजफेड में विलय कर रहे हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है, राजफेड में वापस से तिलम संघ का विलय होने जा रहा है। अब इससे देखो फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, कि तिलम संघ का जो घाटा है वो 150 रुपए का है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 150 रुपए का, और राजफेड का जो मुनाफा है वो 100 रुपए का है। ठीक है, मुनाफा का मतलब ये सारा खर्चा निकाल लो, जितना स्टाफ है, बिजली पानी सब लेके, इसका मुनाफा कितना जा रहा है? 100 रुपए जा रहा है, और इसका घाटा कितना? 150 रुपए। अब क्या हुआ, इसका इसमें विलय हो गया। विलय हो गया। सबसे बड़ी बात, एक बात बताऊं, तिलम संघ की 3 सेंटर थे, 2008 से तीनों बंद पड़े हैं, कोई काम ही नहीं चल रहा। एक आई थिंक गंगानगर में था, दूसरा कोटा में था, और तीसरा फतेहनगर में। ठीक है, तीनों बंद पड़े, कोई काम नहीं चल रहा। कोटा, गंगानगर, फतेहाबाद, फतेहनगर, सॉरी फतेहनगर, 3 जगह कोई काम नहीं चल रहा। अब सपोज इसको मिला दिया इसमें, ये तो इसके प्लस में रुपए पड़े हैं, कहीं जाने तो है नहीं। अब तीलम संघ आ गया इसमें, तो इसकी मशीनें को यूज में लेंगे, वापस से तेल निकलवाएंगे, सब करवाएंगे, कोई बात ही नहीं है। तो इसने क्या किया, अपने 30 रुपए निकाल के इसको दे दिए, तो यहाँ से घाटा 120 रुपये हो गया। तीलम संघ ने काम करने स्टार्ट किया, सपोज इसका मुनाफा चालू हुआ 40 रुपए का। अब ये 40 रुपये भी यहाँ पे आ गए, कितना बच गया? 80 रुपये बच गया। ऐसे करते करते 2-3 साल में इसका पूरा मुनाफा कम हो जाएगा, और ये वापस से काम करना ढंग से स्टार्ट कर देंगे। ऐसी सोच होती है, नॉर्मल सोच की बात बता रहा हूँ। अब आगे चल के क्या होगा वो तो खुदा जाने,
भगवान जाने, जो जाने। लेकिन एक ये मतलब सोच यही होती है किसी भी चीज़ का विलय करने के पीछे, भले वो बैंक का विलय हो, चाहे यस बैंक को LIC वाले शेयर बेच दिए जाएं या SBI को किसी बैंक के शेयर बेच दिए जाएं, सोच यही होती है उसके पीछे। अब ये राजफेड के बारे में तो मैंने इसकी वेबसाइट से उठाया, इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा हम 50 वर्षों से कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री और प्रसंस्करण का काम कर रहे हैं, उसको खरीदते हैं और वापस बेच देते हैं। तो इससे अच्छा क्या होता है, किसानों को इधर से उधर नहीं भागना पड़ता है, जो मीडिएटर हम लोग काम करते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। देन तिलम संघ के बारे में सेम ऐसी फोटो उसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो मैंने उसकी वेबसाइट से उतार के लगा दी। तो इसमें ये लिखा है भाई हमने काम करना इस दिन से शुरू किया है, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ था कि हम इसमें वापस से विलय होने वाला है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया तिलम संघ और राजफेड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन था रोहित कुमार सिंह जो IAS हैं, देन डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, बोथ A एंड B, या फिर नोटा। ठीक है, मैं आप लोग नोटा से आप लोग पता होगा ही, नोटा लिखता हूँ मैं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नोटा लिखता हूँ नन ऑफ द अबव को, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, चलो आ ही गया। देन इसका आंसर होगा A, रोहित कुमार सिंह। ठीक है, रोहित कुमार सिंह होगा। ये क्या है, अपने राजस्थान में RS है, और किसने दिया है? लोक प्रकाश, सॉरी लोकनायक, लोकनायक हैं जयप्रकाश, इनकी जयंती थी जयप्रकाश साहब की। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती आती है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को आती है। तो इस दिन यही संस्था इन्हीं के नाम से, लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केंद्र के नाम से, तो उन्होंने इनको IAS को, जो रोहित कुमार सिंह है, उनको कोरोना प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया है। मिला अनिल कुमार जोशी को भी है, लेकिन इनको किस मिला है? पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। इट इज कॉल्ड एज UK ऑफ इंडिया। ठीक है, उत्तराखंड की एक बात ध्यान रखना, आई थिंक उत्तराखंड का ही है। 2 राजधानियां बन गई, गेरसन नाम से और बनाई गई नई राजधानी, सर्दी गर्मी का सीन करके। ठीक है, तो इसका याद रखना, 2 राजधानियां हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के बीकानेर जिले में हाल ही में किस कंपनी को तेल गैस की खोज के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो केयर्न कंपनी है। देन मैं आप लोग को आप कमेंट करके बताना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, केयर्न कहाँ की कंपनी है? ठीक है, कौन मतलब कौन से देश की कंपनी है? ONGC, एसआर ऑयल एक साथ होगा ना? D डाल लो, नोटा, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ONGC। बीकानेर में इसको लगभग 2119 किलोमीटर स्क्वायर का एक ब्लॉक दिया गया है, और 3 वर्ष के लिए दिया गया है, लाइसेंस जारी किया गया है। इसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 74 करोड़ रुपए का, और 150 से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार। देखो मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर करता हूँ, प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार क्या है। 500 से 700 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं। जैसे कोई कोचिंग हब है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी कोचिंग है, बहुत बड़ी, मतलब इंडिया की ऐसी कोचिंग है कि अगर आपको IAS बनना है तो यहीं जाना है। ठीक है, इसी कोचिंग में आपको जाना है। यहाँ पे गए तो समझ लो बन गया, ऐसा है। तो अब इस कोचिंग के पास क्या हुआ, जैसे यहाँ पे प्रत्यक्ष रोजगार, इन्होंने इंडिया की टॉप फैकल्टी रखी, फॉर एग्जांपल 40 के आसपास तो इन्होंने टीचर रख लिए IAS के सब मिला के। उसके बाद 50 से 60 बंदे रखे कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, जो इनकी बुक मिलती है, नोट्स मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं वो। उसके बाद स्टाफ रहेगा 20 से 30 लोगों का। फिर उसके बाद 10 से 15 लोगों का रहेगा पूरा सफाई वगैरह का काम, पानी वानी का काम। और ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो देखो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इनडायरेक्ट कैसे हुआ, ये जो सारी किताबें छापेंगे या कुछ भी छापेंगे तो कोई फर्म होगी, ठीक है, उस फर्म में भी 20 से 25 बंदे काम करेंगे, इतना मटेरियल छापना है, तो वो हो गया। फिर कोचिंग के आसपास घर होगा, किराए पे रहने के लिए बच्चे आएंगे, खाने का होगा, कॉपी किताब की दुकान खुलेगी, रिक्शा वाले आएंगे जाएंगे, ठीक है, सामान बिकेगा तो लोग दुकानें बढ़ती जाएंगी, तो ये किस में आ जाता है? अप्रत्यक्ष में। तो आप किसी भी एरिया में देख सकते हैं इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के तौर पे। तो ONGC, अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, ONGC को मिला है। देन
जैसलमेर में काम कर रही है अभी, ये शुरू से कर रही है जैसलमेर में। इसको 2 से 3 ब्लॉक मिले हुए हैं 27। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीलिया ज़ेब्रा किसका प्रकार है? तितली, टाइगर, बंदर या एंटेलोप? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ओके, तितली का। ठीक है, ये तितली है, 2.5 फीट चौड़ाई है इस तितली की। और इस तितली के बारे में बात करूं तो मुकेश पंवार साहब हैं डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील के। सागवाड़ा का नाम आप लोगों को पता होगा, मैं कमेंट करके बताइए आप लोग, सागवाड़ा का राजस्थान का जो इतिहास है, जिसको मॉडर्न इतिहास कहते हैं, सागवाड़ा कस्बे की क्या विशेषता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देश भर में तितलियों को गिनने के लिए एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई जाती है, तितली माह मनाया जाता है। तो ये जो प्रकार मिला है 1328वीं तितली है अब तक की। ठीक है, कौन सी है? 1328वीं तितली है। किसने खोजी है भाई साहब? मुकेश पंवार साहब हैं, जो मैंने आपको अभी तहसील का नाम बताया, डूंगरपुर। डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील। तो यहाँ के हैं ये, सागवाड़ा कस्बे के, सॉरी तहसील नहीं है वो, सागवाड़ा कस्बे के हैं। तो आप लोगों को इसकी विशेषता बतानी है। देन इन्होंने फोटो अपने फार्म हाउस पे 2014 में खींच के भेजी थी, और 6 साल की बहुत बड़ी रिसर्च के बाद इसको नई प्रजाति घोषित की गई है। देखो ये नई प्रजाति घोषित की गई है। इसको 1888 में अटॉक शहर है पाकिस्तान का, वहां पे देखा गया था। और उस टाइम अटॉक शहर को किस नाम से जाना जाता था? कैंप बेलरूल के नाम से जाना जाता था। कैंप बेलपुर के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे अटॉक शहर को। उसके बाद यहाँ देखी गई 1328वीं तितली है, और इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? हमारे जो साहब हैं, ये मुकेश पंवार साहब। इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि शोध संस्थान है जो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर है, या इंस्टीट्यूट कहेंगे हम इसको, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? भीमताल। और भीमताल की आप लोगों को विशेषता बतानी है, और भीमताल है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये था तितली के बारे में। 2.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है, आई थिंक 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है बस। कहते हैं ना, बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ना नेट पे आप लोग, मैं नहीं बताने जा रहा, थोड़ा फालतू में लेक्चर लंबा हो जाएगा। आप एक चीज जरूर करना, बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, जरूर पढ़ना है इस चीज को एक बार। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने वन धन योजना को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और शहरिया क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है। तो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें भी लागू करने का निर्णय लिया है? वन धन योजना कौन सी होती है? वनोत्पाद से जो उसके आसपास के लोग के एरिया रह रहे हैं, उनको किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जाए, रोजगार के कैसे साधन मुहैया कराया जाए उन लोगों को, तो ये होती है रोजगार योजना, सॉरी वन धन योजना के तहत। तो माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर एरिया क्षेत्र, स्कैडर ट्राइब एरिया क्षेत्र, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अब तो मैं माडा की बात करूं, माडा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं मैं। तो सबसे पहले बात करूं अगर माडा की, तो माडा की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये क्या होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच? जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं, ठीक है, अगर मैं किसी एरिया का नाम ले रहा हूँ और उसकी जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, अगर मैं किसी एरिया का नाम ले रहा हूँ और उसकी जनसंख्या 10,000 है, किसके जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र है उसके अलावा, टाडा कहते हैं जिसको, जो टाडा योजना है उसके अलावा ऐसे इलाका जहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हों और उसमें 50% क्या हो? जनजाति के हों। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? माडा क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? माडा क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद इस क्षेत्रों में मीणा जाति का बाहुल्य रहता है, मीणा जाति का बाहुल्य रहता है। एंड अगर हम बात करें माडा क्लस्टर की, तो ऐसे जिसमें 5,000 तो जनसंख्या हो, उसमें 50% क्या हो? जनजाति हो। बिखरी जनजाति में जो टाडा में भी नहीं आते, जो माडा में भी नहीं आते, जो माडा क्लस्टर में भी नहीं आते, और जो सहरिया में भी नहीं आते, टीएसपी होता है जो, तो उसके लिए टीएसपी, सॉरी टाडा नहीं, टीएसपी, टाडा नहीं होगा, सॉरी टीएसपी होगा, टीएसपी, टीएसपी एरिया होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से।
टीएसपी। ठीक है, तो ये है इनके बारे में, इन क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, जनजात जो वन धन योजना थी कहाँ पे लागू है अभी तक? जहाँ पेड़ होंगे, जहाँ वन होंगे वहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अगर एक बार आया था क्वेश्चन 2013 के प्री में आया था, आरएस प्री में, कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में नेशनल, कौन से जिले में, राजस्थान के जिले हैं, नेशनल बम्बू मिशन नहीं चलाया जा रहा है। तो आप लोग को देखते पता चल जाएगा, ये मतलब एक पश्चिमी राजस्थान का, सूक्ष्म पश्चिमी राजस्थान के एक जिले का नाम दिया था, आप देखते बता सकते थे यहाँ पे कौन से बांस के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सब कुछ याद रहना जरूरी नहीं होता, कुछ आइडिया भी लगाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आइडिया को लेकर, अब मैं चेक कर लेना एक बार उसको, मेरे को बस क्वेश्चन याद आ रहा है तो उसका कंफर्म कर लेना एक बार देख के। क्वेश्चन ये था कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस तरह नहीं है, एक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आइडिया लगाया जाता है। जैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कौन से मारवाड़ के कौन से राजा ने, मारवाड़ के कौन से राजा ने जे.डब्ल्यू. यंग को अपने राज्य का प्रतिनिधि बना के भेजा था। तो ऐसी ये सब चीजें याद नहीं रहेगी, तो आपको बस इतना याद रखना है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 30, 31, 32, तो 1927 से आई थिंक 27 या 29 से 43 तक कौन था, उम्मेद सिंह थे राजा में मारवाड़ में। तो आपको मतलब ये अगर इनका कार्यकाल याद है तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो सब कुछ याद नहीं रखना जरूरी, आइडिया भी लगाने चाहिए एग्जाम में। फिर है मारी योजना मानवाधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मारी योजना मानवाधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है भाई? छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन कानूनी सेवा शिविर, सरकार की सभी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी, या आरटीआई के तहत कार्यक्रम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन कानूनी सेवा शिविर। ये किसने चलाया? राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो जो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाए थे केस वगैरह का, तो उन सब के लिए करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में, और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा। राजस्थान सरकार ने महिला अत्याचार मामलों में जागरूकता लाने के लिए कौन सा अभियान चालू किया है? महिला के अत्याचार के मामलों में आवाज, निर्भया, इम्पैक्ट, या दामिनी, दामिनी मूवी थी, निर्भया फंड है। हाँ, निर्भया फंड से मेरे को याद आया नाम, मैं अभी बताता हूँ, आप तब तक आंसर बताओ। कि राजस्थान, आपको पता है 2013 में निर्भया फंड बनाया गया था, दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद। तो राजस्थान निर्भया फंड को पूरी तरह से यूज करने में पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो निर्भया फंड को पूरी तरह से यूज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, याद रखना इस चीज को। देन आवाज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवाज हो जाएगा। और आवाज के कुछ फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ मैं आपको, लिखने के लिए ऐसा लिखा जाएगा। तो एक्शन, एक पहले ए से एक्शन, दूसरे ए से अगेंस्ट, मतलब खिलाफ। वुमन रिलेटेड क्राइम, वुमन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस। देखो एक सही बात बताऊं, ये क्या होता है, सारे डिपार्टमेंट है ना, जो सचिव वगैरह होते हैं डिपार्टमेंट में जो भी होते हैं, एक थोड़ी हट के बात बता रहा हूँ मैं पढ़ाई से। होता क्या है, जो सचिव वगैरह हैं उनको क्या लगता है कि हमको खुश करके रखना मुख्यमंत्री को, क्योंकि देखो हर लेवल पे ना, जीवन के हर लेवल पे इंसान एक ऊंचे ओहदे पे पहुंचना चाहता है। तो सच जो जॉइंट सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी बनना चाहेगा, जो सेक्रेटरी वो चीफ सेक्रेटरी बनना चाहेगा, कोई कैबिनेट में जाना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खुश रखते हैं वो सब। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पे, जैसे ये मैं बात करूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी नाम से कि हाँ ठीक है, अपना खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो मान लो राजस्थान पुलिस ने चालू किया, आई थिंक ये, ठीक है, राजस्थान पुलिस विभाग ने चालू किया है। तो कोई भी एब्रीविएशन बनाया है उसका फुल फॉर्म दे दे, चलो ये है, अब बैठ के हम लोग करंट अफेयर के लिए रटे फुल फॉर्म क्या होगी इसकी। ठीक है, तो अब आते हैं वापस करंट पे। बस ये बताना चाहता था मैं कि कुछ ना कुछ करके कोई भी मतलब नाम दे रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, फुल फॉर्म बताया जाए। जैसे पहल है, उसकी फुल फॉर्म याद करके करते चलो। उसके बाद अपनी ये
पहल होगी, नरेगा हो गई, या जो भी आप देखोगे एब्रीविएशन सुनने में नाम अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी फुल फॉर्म बतानी होती है तो वही तोते उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है? किशनगढ़ अजमेर, खुसखेड़ा अलवर, गुंडी फतेहपुर कोटा, या फिर कल्लड़वास। कल्लड़वास है सीकर। ये क्या क्वेश्चन है और क्यों है? हुआ क्या था अभी? रीको के 17 औद्योगिक और 6 औद्योगिक क्षेत्रों का मतलब 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास किया है और 6 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया है। तो उसमें से 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनका लोकार्पण हुआ है। तो किशनगढ़ अजमेर ये तो सबको याद है, खुसखेड़ा अलवर सबको याद है, गुंडी फतेहपुर कोटा में है, ये भी सही है। देन एक है अपना कल्लड़वास, वो है उदयपुर में। कल्लड़वास है उदयपुर में। सीकर में जो चालू हुआ है, तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। सीकर में जो चालू हुआ है और रेको औद्योगिक क्षेत्र, उसका नाम है मऊ। और एक बचता है क्या, उखलिया। उखलिया नाम का है, वो कहाँ से है? भीलवाड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एनआईसी राजस्थान द्वारा तैयार इम्पैक्ट ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनआईसी मतलब जो अपनी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है राजस्थान का, वो उसने बनाया है। तो ये ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पी एन पी डी, PCPNDT। 1994 में जो एक्ट आया था, जो सोनोग्राफी करवा के बच्चों के लिंग की जांच करवाता है, उसके खिलाफ था। पॉक्सो था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंस, चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। यौन उत्पीड़न 2013 हो गया, दहेज की शिकायत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? PCPNDT। और अगर इम्पैक्ट के फुल फॉर्म की बात करूं मैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इम्पैक्ट। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ नहीं, फॉर, पता नहीं कैसे बनाई है, मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT एक्ट। ठीक है, PCNDT की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं, प्री कंसेप्शन, ये याद कर लेना कब आया था, 1994 में आया था भाई। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक, टी से हो गया टेक्निक। तो 1994 में आया था। इस पे, इससे क्या हुआ था? प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण है, उस पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को निम्न में से किस बीमारी के लिए पूरे राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? पोलियो, पैर और बुमार जिसको FMD कहा जाता है, ठीक है, फूट एंड माउथ डिजीज जो कि इसमें होती है पशुओं में, खुरपका मुंहपका कहते हैं जिसको। देन कोविड-19 या फिर जापानी इंसेफेलाइट्स इंसेफेलाइटिस। तो ये सबसे ज्यादा इसका जो कहर है यूपी बिहार में है भाई साहब। जो इंद्रधनुष नाम के टीके लगे थे, आपने सुना होगा, उसके उसमें एक्स्ट्रा टीका लगाया जाता, इस जेई का एक्स्ट्रा टीका लगाया जाता था यूपी बिहार में। तो यहाँ पे तो इसके चांस कम है, बच्चे कोविड लगा सकते हैं, लेकिन टीका है नहीं अभी तक, तो कैसे लगा दोगे? देन पोलियो की जरूरत ही नहीं है अब, तो बच्चा क्या? FMD। FMD बीमारी किसकी होती है? पशुओं की होती है, गाय और भैंसों की होती है। और इसमें क्या किया जाएगा? टीके लगाए जा रहे हैं भाई, पूरे देश में लगाए जा रहे हैं, अब प्रदेश में भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रदेश में क्या होता है? आर्थिक हानि होती है, सही बात है, कोई गाय खरीद के लाए 40,000 की, मरेगी, फिर लागत ही नहीं निकली, कर्जे में आ गया अलग से। तो इस वजह से टीका लगाया जा रहा है। और अगर हम बात करें खुरपका मुंहपका बीमारी FMD की, तो विषाणु जनित रोग है भाई, वायरस का रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग है। एंड किस किस को होता है? गाय, भैंस, जिस जिसके खुर होंगे उसके हो जाएगा, बकरी, सूकर। ओके, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ताजी हवा के लिए, स्वच्छ पेयजल के लिए, मिठाई में मिलावट के लिए या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी, मिलावट, मिठाई में मिलावट के खिलाफ। और देखो आगे बताऊंगा मैं इसको, तो याद करो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 14 नवंबर तक चलेगा। और ये कब चलाया जाता है? दिवाली के टाइम पे। ठीक है, दिवाली के टाइम पे चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दूध, मावा, दूध से बना जो भी सामान है, उसके बाद बेसन से बनी जो मिठाइयाँ हैं, ठीक है, इसको चेक किया जाता है कि सही है कि खराब है। अगर खाने के लायक नहीं होती तो फिर उसके सारा आप देख अखबारों में पढ़ते होगे, यहाँ दूध पलटा, वहाँ पे मावा नष्ट किया, यहाँ पे फलाना किया, वहाँ पे ढिमकाना किया। ठीक है, तो पढ़ते होगे इन सब चीज़ों को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरी किसके द्वारा स्थापित किया गया है? डोरी भाई साहब, देखो इसमें दो क्वेश्चन पता चलने, इसमें दो क्वेश्चन समझ में आने लायक हैं। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो हो गया, ये ऑप्शन है राजस्थान फाउंडेशन, रूपायन संस्थान, राजस्थान पत्रिका समूह, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान फाउंडेशन। रूपायन संस्थान जोधपुर में जो राजस्थान की कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना काम कर रहे हैं, इसको गुलाब कोठारी और फिर साथ में विजयदान देथा साहब ने चलाया था। आप लोगों को ये बताना है विजयदान देथा का निक नेम क्या है? विजयदान देथा का निक नेम बताना भाई क्या है? बहुत अच्छा नाम है। देन इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 2000 में 2000 में जब एक बार मतलब कहते हैं ना, वो राजस्थान का सम्मेलन हुआ था बाहर वालों का, उसके बाद की गई थी। और इसने क्या किया? डॉक्टर ऑफ, डोरी की फुल फॉर्म भी देख लो, अभी जो मैंने बताया था, डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। तो उन ये जो डायस्पोरा है राजस्थान का, उसको बांधे रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने साथ, ये चालू किया गया है। राजस्थान में पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा किसे नियुक्त किया गया? एम.एल. लाठर, आलोक त्रिपाठी, भूपेंद्र सिंह या डी.बी. गुप्ता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम.एल. लाठर। और भूपेंद्र सिंह जी क्या हुए? अभी रिटायर हुए हैं, इनको क्या बना दिया गया? जस्ट पहला क्वेश्चन देखा था आज की क्लास का हमने। ठीक है, तो ये लाठर हो जाएंगे। और हम बात करें इसमें आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी को क्या बनाया गया है? सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को ही किया गया है। ठीक है, आई थिंक इसमें आगे क्वेश्चन नहीं है, आगे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बताने के लिए बहुत कुछ है। तो एक चीज बता दूं मैं यहाँ पे, बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, एक ही चीज बताऊंगा कि जो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं पोषण संवर्धन योजना, शिक्षा सेतु योजना के तहत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से 10वीं 12वीं की महिलाओं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। कौन है भाई? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं पोषण संवर्धन योजना, शिक्षा सेतु योजना पूरा नाम है। इसके तहत 10वीं 12वीं की महिलाओं बालिकाओं को मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हो गया इतना, इतना ही था इस महीने का। एक चीज और, भारत ने इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के 14 शहरों के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ यूएसडी का एक साइन किया है। ठीक है, क्या साइन किया है पता ही होगा, एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो ये था अक्टूबर महीने का करंट अफेयर। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।